यहाँ पे वो देखें सामने, ये वो सामने चिमनीज़ बनी हुई हैं जिन गारों में लोग आज भी रह रहे हैं। दरवाजे खिड़कियाँ सब गारों के बने हुए हैं। कोशिश करते हैं तो उनकी प्राइवेसी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि किसी ना किसी घर में हम इनकी किसी घर का अंदर से जायज़ा ले सकें या उनकी कुछ गलियाँ देख सकें। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सुबह सुबह हम लोग आज ईरान के शहर पहुंच गए हैं तब्रेज़ में। रात को निकल पड़े थे ईरान की कैपिटल तेहरान से, जिसने बहुत मज़ा कराया। बहुत अच्छा शहर था, छोड़ने को दिल नहीं कर रहा था, स्पेशली उसका हॉस्टल। तो अब हम टर्मिनल पे पहुंच गए हैं यहाँ पे तब्रेज़ के। और तब्रेज़ का जो हमारा सफ़र था आलमोस्ट पाकिस्तानी आप यूँ समझ लो कि 1500-1600 का टिकट था। और रात 1 बजे बस चली और सुबह इन्होंने 7 बजे में पहुंचा दिया। ऑलमोस्ट 6 घंटे का सफ़र। यहाँ पे पहुँचे हैं तो अब से ठंड लगी है ज़रा। तेहरान में भी इतनी नहीं थी। तो हॉस्टल्स का यार यहाँ पे थोड़ा इशू है, बहुत कम है, बहुत। आल्दो मैंने सोचा था इधर मैं 2 नाइटें क़याम कर लूँगा, लेकिन मसला ये हो रहा है कि जुम्मा आ रहा है दरमियान में, और जुम्मे को फिर टर्की का बॉर्डर बंद हो जाता है, जो भी इनकी क्रॉसिंग है। जैसे पाकिस्तान का भी जुम्मे को बंद होता है क्योंकि इनकी छुट्टी होती है। उसकी वजह से मुझे बस एक ही दिन ही इधर गुजारना पड़ रहा है, और आज का ही दिन। और कल सुबह की मैंने इनसे बस करवा ली है पाकिस्तानी, ऑलमोस्ट 3000 के अंदर। तो ये हमें यहाँ से बस पकड़ेगी तब्रेज़ से, और फिर टर्की का बॉर्डर क्रॉस करवाएगी, और फिर बॉर्डर क्रॉस करवाने के बाद हमें लेकर जाएगी तुर्की के शहर वान में। वो मैं दिखाऊंगा आपको अगले एपिसोड में, जो मेरा सारा का सारा एक्सपीरियंस होगा। लेकिन आज बस इधर से अपनी टिकट्स मैं पहले ही लेकर जा रहा हूँ ताकि मसला ना हो। और फिर हम यहाँ से चलेंगे अपने होटल में। मैंने हॉस्टल में बुक करवा लिया एक छोटा सा, और वहाँ जाने के बाद फ़्रेश होके तब्रेज़ को आज एक्सप्लोर करते हैं। तो आज के एपिसोड में आप मेरे साथ देखेंगे तब्रेज़, और नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे मेरा स्पेशल एक्सपीरियंस, जो कि मैं ईरान से टर्की का बॉर्डर क्रॉस करूँगा। दिस इज़ द कंपनी बैनुल मुल्की दीदार सेरगेती, यही लेकर जाती है जो आपको बॉर्डर क्रॉस करवाती है। यहाँ से हम लोग टिकट ले रहे हैं, और उस बाद में फिर मैं अपने होटल जाऊँगा। और तकरीबन ये है पाकिस्तानी 3000 रुपीज़ की। ओके जी, टर्मिनल से बाहर आ गए और अब हम जा रहे हैं होटल। लेकिन आपको एक और अच्छी चीज़ यहाँ की शेयर करनी है। ये हमने 2-3 शहरों में यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है ईरान की, कि जितनी भी टैक्सियाँ खड़ी हुई हैं, ताकि स्कैम ना करें टूरिस्ट के साथ, आपको ज़्यादा ना ठग लें। टैक्सी वाला ख़ुद आपको पैसे नहीं बताएगा, गवर्नमेंट का ही कैबिन बना हुआ है। आपने उनको जाके बताना है कि मुझे इस जगह पे जाना है, वो आपको पैसे लिख के देगा और एक कार्ड देगा टैक्सी वाले को कि भाई तुमने इससे इतने पैसे लेने, और फिर हम लोग जो है वो उस गाड़ी में बैठते हैं। तो कितना अच्छा है यार ये वाला निज़ाम। मुझे आज मेरा सेकंड लास्ट डे है ईरान के अंदर, और मैं आपको अगर अपना पूरे ईरान का एक्सपीरियंस बताऊं, एक दफ़ा भी नहीं फील किया कि हम जो है वो स्कैम में फंसे हैं, या कहीं पे हम लोग जो है वो हमारे साथ कोई लूट रहा है। ऑलराइट जी, वेलकम टू तब्रेज़। हमने चेक इन कर लिया, सुबह सुबह हम लोग पहुंच गए थे। अच्छा जी, तब्रेज़ जो है बेसिकली ये इनका जो सूबा है, इस सूबे का नाम भी अज़रबैजान है, ईस्ट अज़रबैजान कहा जाता है। एक इसी के ऊपर आपको पता है कि बिल्कुल ऊपर ही साथ ही अज़रबैजान का सूबा, अज़रबैजान का कंट्री भी है, और इनके इस प्रोविंस का नाम भी अज़रबैजान है। और सबसे मज़े की बात ये भी है कि यहाँ पे जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो आज़री ही बोली जाती है, फ़ारसी इनकी सेकंड लैंग्वेज है यहाँ पे। तो ये आपको कल्चर भी यहाँ पे आज़री और थोड़ा टर्किश नज़र आएगा, क्योंकि ये शहर टर्की और अज़रबैजान के बहुत ज़्यादा पास है। लेकिन इस शहर में अगर आप देखें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इसकी जो हिस्ट्री है वो ये है कि ये वो शहर है जो हलाकू ख़ान का शहर कहलाया जाता है। चंगेज़ ख़ान आप सब जानते हैं, अब तक तो आपने अर्तुगरुल सीरीज़ सब ने देख ली हुई है। चंगेज़ ख़ान के दौर में जब
उसने सारी दुनिया फ़तह करनी शुरू की, वो मंगोलिया से निकला। अल्टीमेटली उसके पोता जो हलाकू ख़ान था वो यहाँ पे पहुँचा और उसने तब्रेज़ को अपना हेड बनाया। अच्छा, अब यहाँ से बैठ के तब्रेज़ से वो अज़रबैजान को कंट्रोल करता था, तुर्की का जो रीजन अनातोलिया था उसको कंट्रोल करता था, ईरान को पूरे को कंट्रोल करता था, और जो तुर्कमानिस्तान और ये सारा जो एरिया था वो यहाँ से कंट्रोल करता था। और उसने हलाकू ख़ान ने यहाँ से फिर अपनी फ़ौजें भेजी बगदाद, और फिर पूरे बगदाद में सारा जो अब्बासी सल्तनत थी मुसलमानों की, जो पूरे यूरोप और एशिया को फैली हुई थी, उसको हुकूमत करते थे। तो अब्बासी सल्तनत जो मुसलमानों का सारा तख्ता उल्टा गया, वो हलाकू ख़ान ने इस शहर से ही बैठकर जो है वो उसको ख़त्म किया था। हम अभी चल रहे हैं इस वक्त तब्रेज़ शहर की बहुत ही फेमस ब्लू मॉस्क देखते हैं, और उसके बाद मैं आपको मॉस्क देखने के बाद आपको बताऊंगा कि फिर हलाकू ख़ान के साथ हुआ क्या था और फिर उसकी डेथ कैसे हुई। तब्रेज़ होटल से निकलने के बाद इस शहर की डिफरेंट जगहों से वॉक करते हुए हम लोग पहुंच गए इनकी ब्लू मॉस्क में। देखने में आपको भी लग रहा होगा ये बिल्कुल भी ब्लू मॉस्क नहीं लग रही। असल में इसके अंदर जो टाइल्स हैं इसकी दीवारों के ऊपर, और अगर इसके गुंबद के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पे इन्होंने ब्लू कलर की टाइल्स लगाई हुई जिसकी वजह से इसको ब्लू मॉस्क कहा जाता था। एक्चुअल में ये मॉस्क 1465 यानी ऑलमोस्ट 15वीं सदी के अंदर बनाई गई, लेकिन 18वीं सदी के अंदर एक बहुत शदीद ज़ुल्ज़ला आया जिसकी वजह से इसकी काफ़ी दीवारें सब कुछ जो है वो डैमेज हो गई, और इसकी तरफ किसी ने तवज्जो भी नहीं दी। लेकिन अल्टीमेटली जब इस्लामी इनकलाब आया दोबारा से 1973-4 के बाद, और उसके बाद फिर दोबारा इस मस्जिद को रेनोवेट किया गया, उसकी जो सारी की सारी रिपेयरिंग थी वो की गई। आज इस हालत में हमें जो मस्जिद नज़र आ रही है वो काफ़ी हालत में बेहतर है। अंदर हमें ये लोग जाने नहीं दे रहे विद कैमरा, वैसे हम जा सकते हैं, देख सकते हैं, जिसके अंदर ब्लू टाइल्स हैं। मैं आपको इसकी कुछ पिक्चर्स दिखा देता हूँ, लेकिन ये हमें वीडियो अंदर की नहीं बनाने दे रहे। तो एनीवेज़ ये इस ओवरऑल मस्जिद की हिस्ट्री है, काफ़ी पुरानी है, और तब्रेज़ की ये पहचान भी है। बाकी हम बाहर चलते हैं और आपको जो स्टोरी जहाँ पर रुकी थी हलाकू ख़ान की वो मैं आपको सुनाता हूँ। तो वो स्टोरी सुना दूँ कि हलाकू ख़ान जिस वक्त उसने बगदाद के अंदर आके सारी लाइब्रेरियाँ मुसलमानों की तबाह कर दी और मुसलमानों की गर्दनें उड़ा के पूरे शहर में उसने खून की नदियाँ बहा दी थी। उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ कि हलाकू ख़ान मरा कैसे, और जो हलाकू ख़ान की डेथ हुई वो भी इस शहर के पास ही यहीं पे हुई। यानी हलाकू ख़ान एक्चुअल में घोड़े पे बैठा हुआ था, और जहाँ पे पाँव रखते हैं घोड़े पे रुकाब में, तो वहाँ से वो नीचे उसको पकड़ने के लिए झुका, एक पाँव उसका फंस गया रुकाब के अंदर और एक नीचे लटक गया। घोड़ा भिदक गया, घोड़ा डर से वो भागना शुरू कर दिया, पीछे फौजें भागी, घोड़े ने और स्पीड तेज़ कर दी, और यूं हलाकू ख़ान का सर पत्थरों से लगता और वो कोमे में चला गया। और उसके बाद 4 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। जो हलाकू ख़ान का जो आखिरी आरामगाह समझ लें, या जो जहाँ पे वो दफन है, वो ये तब्रेज़ के ही मुकाम के ऊपर एक उर्मी करके कुछ लेक है, मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, वहाँ पे करके इसकी एक लेक के पास थोड़ा सा दूर यहाँ से इसकी वहाँ पे जो है वो उन्होंने कबर या उसको दफनाया हुआ है। तो अब जाने लगे हम तब्रेज़ का ग्रैंड बाज़ार देखें। आपको पता है कि चाहे टर्की हो ईरान हो, आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा ग्रैंड बाज़ार ज़रूर होता है इनका हर शहर में।
एक दफ़ा फिर ईरान के शहर तब्रेज़ का बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ ग्रैंड बाज़ार, और बिल्कुल उसी तरह ही थ्रू आउट इसके आप चलते जाए तो बड़े खूबसूरत डोम बने हुए हैं। और खूबसूरती ये है कि इस पूरे ग्रैंड बाज़ार में आलमोस्ट इसकी जो लेंथ है वो 7 किलोमीटर्स है, और वो 7 किलोमीटर स्ट्रेट नहीं है, इसके टोटल 22 सब बाज़ार हैं जो मुख्तलिफ गलियाँ इधर उधर निकलती रहती हैं, और टोटल ये 22 बाज़ारों में बिखरा हुआ है, जिसको मिला के 7 किलोमीटर बनता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसके अंदर ही, इसी बाज़ार के अंदर ही कारवां सराय भी बने हुए हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चलूँ कि जो ये ग्रैंड बाज़ार है ये ना सिर्फ ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए यहाँ पे यूज़ होता है, बल्कि जब मुहर्रम के दिनों में, 10 मुहर्रम में जब अशूरा का जुलूस निकलता है तो वो भी इसी बाज़ार के अंदर से निकलता है। तो ना सिर्फ ट्रेडिंग बल्कि ये रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए भी यही बाज़ार का इस्तेमाल होता है। अब इस बाज़ार का थोड़ा सा चक्कर लगाते हैं, देखते हैं तब्रेज़ की इस बाज़ार में क्या क्या मिल रहा है। राइस भी पड़े हुए हैं, और लिखा ब्रंच पाकिस्तानी। ब्रंच का मतलब होता है राइस। चलते हैं तब्रेज़ के ही एक और ही बड़े इंटरेस्टिंग विलेज की तरफ, जो कि वो केव विलेज है इसको कहा जाता है, और बड़े ही पुराने ज़माने के लोग वहाँ पे आज भी गारों के अंदर रह रहे हैं। तो वहाँ चलते हैं, टैक्सी लेते हैं, और टैक्सी में बैठ के जाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ से आलमोस्ट 1 घंटा दूर है जी। टैक्सी ले लिया ऑलमोस्ट, इसके साथ हमारी डील हुई है कि ये आलमोस्ट पाकिस्तानी 3000 रुपीज़ में हमें लेकर जाएगा, हमें कंदुवान विलेज दिखाएगा। यहाँ से आलमोस्ट 1.5 घंटा दूर है, और वहाँ पे 1 घंटा इंतज़ार करेगा, और हम लोग विज़िट करेंगे पूरा, आपको भी दिखाएंगे वहाँ का विलेज और वहाँ की ज़िंदगी, और फिर ये वहाँ पे हमें वापस यहाँ पे छोड़ेगा। तो चलते हैं, साथ साथ सफ़र करते हैं, और फिर वहाँ पहुँच के आपको ज़रा दिखाते हैं कि कैसा है वो विलेज जहाँ पे आज भी लोग केव्स के अंदर रह रहे हैं। और हम लोग आ गए हैं बड़ा ही ज़बरदस्त ट्रैवल करने के बाद। पहाड़ों में से माउंटेन्स में रिबन की तरह रोड बिछी हुई थी, और वहाँ से हुसैन हमारे साथ हमारे ड्राइवर हमें लेते हुए आ गए हैं तब्रेज़ के बहुत ही खूबसूरत 700 साल पुराने गांव, और इस गांव का नाम है कंदुवान। कंदुवान जो गांव है, इसकी जो ख़ासियत है वो ये है कि इधर के लोग आज भी गारों में रहते हैं, और चिमनीज़ बनी हुई हैं जो कि वॉल्केनोज़ एरप्शन की वजह से यहाँ पे जो है ख़ुद ब खुद बन गई थी, नेचुरल एक एक्टिविटी की वजह से। और अगर आपने कभी देखा हो कि टर्की में एक शहर है कपाडोकिया, वहाँ पे भी सेम इसी तरह की चिमनीज़ बनी हुई हैं, लेकिन वहाँ पे किसी ज़माने में ईसाई रहा करते थे अपने आप को छुपाने के लिए गारों में, और वहाँ पे गिरजे हुआ करते थे। लेकिन यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी आज भी 700 साल से नस्ल दर नस्ल इसी गारों में रह रहे हैं, और इनके घर हैं प्रॉपर। मैं जब कपाडोकिया गया था आज से 2-3 साल पहले, तो वहाँ पे जब मैं ये गार्डन देखता था तो काफ़ी हैरानगी से इंसान सोचता था कि यार लोग यहाँ पे रहते होंगे तो कैसा होता होगा, और उन जगहों को हमने एज अ म्यूज़ियम जो है वो देखा था। यहाँ पे वो देखें सामने, ये वो सामने चिमनीज़ बनी हुई हैं जिन गारों में लोग आज भी रह रहे हैं। दरवाजे, खिड़कियाँ सब गारों के बने हुए हैं। कोशिश करते हैं तो उनकी प्राइवेसी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि किसी न किसी घर में या किसी न किसी लोकल को कह के रिक्वेस्ट करके हम इनकी किसी घर का अंदर से जायज़ा ले सकें, या उनकी कुछ गलियां देख सकें कि लोग रह कैसे रहे हैं यहाँ पर।
हट्टियाँ बनी हुई हैं और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है एज़ कम्पेयर टू जो मेन शहर था यहाँ का तबरेज़ का, उससे हम, क्योंकि ये पूरा माउंटेन एरिया और ऑटम आगे हुए नवंबर का टाइम पीरियड के अंदर ये ट्रीज़ काफ़ी जितने भी यहाँ पे येलो हो चुके हैं। तो आए साथ साथ चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि कैसी है ये गाड़ी। तो ये आप देखें, ये गारें हैं। अब हम ऊपर आ गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये हाउसेस बने हुए हैं। दे आर क्लोज, इज क्लोज और ओपन? ये देखें जी, ये गार के अंदर इन्होंने शॉप्स भी बनाई हुई हैं। मसाले, खुबानियाँ, ड्राई फ्रूट्स, शहद और ये कुछ बैग्स और ये छोटा सा किचन। ये सारा ऊपर आप देखें गारों के अंदर ही बनाया हुआ है इन्होंने। ये क्योंकि गांव है और जितना भी इनका वर्क है ये आज भी गधा गाड़ियाँ तो नहीं, डायरेक्टली खच्चर है आई गेस, ये यूज़ करके अपना जो खेती बाड़ी है वो इसी से कर रहे हैं। ये इनका बरामदा है। ये गारों के अंदर बाहर इन्होंने खुद ब खुद लकड़ी के बना के और इस अपना बरामदा बनाया हुआ, टेरेस है आप यूँ समझ लें। ये मुसाफिर, ये जी अब हम एक गार के अंदर जाने लगे हैं। ये किसी का घर है, ये चेक करें। अच्छा, ये ऊपर शीट्स लगाई हुई हैं इन्होंने। ये मेरे ख्याल है वही टेरेस वाला घर है। वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक, मॉडर्न है भाई। इस कार में चले जाएं। फ्री विजिट टू द क्लिफ फेलिंग। ओके, ये देखें जी, ये एक और आ गई है गार, और देखें। और ये गार के नीचे इन्होंने अपनी शॉप बनाई हुई है। ये देखें जी, नीचे इनकी ये शॉप थी और ऊपर ये इनका एक एरिया ये है, ये थोड़ा क्लोज लग रहा है और ये इनका प्रॉपर घर है। जिससे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर वो फिर एक और दरवाज़ा है, वो उनका स्टोर है। और ऊपर मज़ीद देखें तो लैंप्स बने हुए हैं। ये हैं जी वूल के बड़े ज़बरदस्त बाजू बने हुए, फुल गर्म करेंगे सर्दियों में। ये हमने एक पेयर ले लिया, तो ये डिस्काउंट काफ़ी करवाने के बाद हमें सिर्फ पड़ा पाकिस्तानी 300 रुपये में।
लोग काफ़ी ऊपर तो नहीं गए, हाफ वे तक ही गए हैं, लेकिन आप वो देखें वो टॉप माउंटेन तक भी लोगों के घर बने हुए हैं और नीचे बहुत ही खूबसूरत बाज़ार है। और ये जो ऑटम के कलर्स हैं, मतलब प्रॉपर इस गांव की वाइब्स हैं और बिल्कुल कटा हुआ है शहर से, थोड़ा सा साइड पे जाके ये गांव बना हुआ है। तो बड़ा ही मुझे पसंद आया। यहाँ पे 3-4 कोई होटल्स वगैरह भी नज़र आए, मैंने उनका रेट्स वगैरह नहीं पूछे, लेकिन आलमोस्ट आपको ये $10 से $15 के दरमियान में आपको रूम मिल जाता है यहाँ पर। तो अब यहाँ से चलते हैं, 1-2 शॉट्स लेते हैं थोड़े से सामने से, टैक्सी में बैठते हैं और दोबारा अपने तब्रेज़ चलते हैं अपने होटल के पास। एक जगह भी मेरे जहन में आ रही है, अगर कवर हो सकती है तो वो दिखाऊंगा आपको। सो हुसैन हमें साथ घुमा रहा है और अभी हमें ये बिल्कुल चिमनीज़ और केव्स के सामने लेके जा रहा है, उसके ऑपोजिट माउंटेन के ऊपर, ताकि हमें टॉप से उसके ऑपोजिट जाके खूबसूरत व्यू आ सके। तो चलते हैं, अब गाड़ी में बैठ गए हम लोग दोबारा से और अब सामने वाले गांव में जा रहे हैं हम। नवंबर का महीना है और इस वजह से आप देखें कि कितने ज़बरदस्त ट्रीज़, कलरफुल, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे हुंजा में और इस वक्त गिलगित में हो रहे होते हैं। ब्यूटीफुल। ये हुसैन हमें लेकर आ गया है, ये हमारी कार है और ये सामने विलेज है और ये क्या मंज़र है। एनीवेज, अगर आप सामने देखें यार, ये हम बिल्कुल उसके ऑपोजिट आ गए हैं। ऊपर पूरा का पूरा पहाड़ है और ये सामने नीचे अगर आप क्लोज देखें, ये इन सब की केव्स हैं और बस ये यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा विलेज है। आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये कोई 400-500 मीटर का होगा वहाँ से लेके वहाँ तक, लेकिन इतना ज़बरदस्त टूरिस्टी ये बन चुका है कि जब ये वॉल्केनिक इरप्शन होती है किसी भी जगह के ऊपर, तब इस तरह की चिमनीज़ बन जाती हैं। और कपाडोकिया में भी ऐसे ही हुआ था कि लोगों ने इन चिमनीज़ को अपने रहने के लिए जगह बनाया था किसी ज़माने में, आज से 2000 साल पहले। बट ये लोग आज भी इन जगहों के ऊपर रह रहे हैं। और प्लस जिस सीज़न में मैं आया हूँ इस वक्त नवंबर के अंदर, वेदर के ऊपर मैं क्या बात करूँ, क्या कमाल का वेदर है इस वक्त ईरान का ओवरऑल और स्पेशली इस विलेज का। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी वाइब्स हैं, सुकून है, छोटी छोटी शॉप्स हैं और बड़े ही सादा लोग, बहुत ही सादा लोग रह रहे हैं अपने इन छोटी छोटी गाड़ियों के अंदर। सो फाइनली एवरीवन, मैं तब्रेज़ के एक लास्ट पॉइंट के ऊपर पहुंच गया हूं, जिस जगह का नाम है एल गली। बहुत ही खूबसूरत पार्क है। थोड़ा सा मैं लेट आया हूं, अगर थोड़ा सा मैं रोशनी में आता तो आपको ज़्यादा अच्छा मैं दिखा सकता था, लेकिन रात के वक्त भी इसका समा बहुत प्यारा लग रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप अगर लाहौर में बल्कि शेखुपुरा के अंदर आप हिरन मीनार जाएँ, चारों तरफ पानी और दरमियान में वो जो एक बारादरी बनी हुई है, एग्जैक्टली सेम वैसी बनी हुई है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। वो मैं आपको ज़रा क्लोज़अप सीन उसकी अगर दिखाऊं तो लाइटिंग लगी हुई है और इसके ऊपर डोम बना हुआ है और बिल्कुल एक्टिव बारादरी है, उसकी तरह हमारे उसकी तरह जो है वो डेड नहीं हुई। तो ये है तब्रेज़ का लास्ट पॉइंट, जहाँ पे पूरी फैमिलीज़ आती हैं। इसके चारों तरफ पार्क है, रेस्टोरेंट है, लोग यहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं। और इसके साथ साथ तब्रेज़ की इस मोमेंट और इस एपिसोड के साथ मेरा ईरान का पूरा सफ़र 2 हफ्ते का हो गया है कंप्लीट। मुझे बहुत मज़ा आया ओवरऑल ईरान के अंदर ट्रैवल करते हुए। जितनी भी जगह मैं घूमा, जितनी भी कर सका वो मैंने आपके साथ शेयर की। आल्दो बहुत सी ऐसी जगह हैं हर शहर के अंदर जो मैं पूरी नहीं कर सका। इंशाल्लाह मेरा प्लान है मैं एक दफ़ा दोबारा फिर आऊँगा ईरान और उन जगहों को भी कवर करूँगा। बाकी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि एज अ समरी ऑफ दिस होल ट्रिप, जो कि आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन भी होगी और मेरी तरफ से एक ओवरऑल इस पूरे ट्रिप की एक समरी भी होगी जो आप सबके लिए बड़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। तो नंबर 1 अगर मैं देखूँ तो ईरान में जो सिक्योरिटी है दैट इज़ वेरी गुड। मुझे आने से पहले बहुत लोगों को ने मना किया था कि यार वो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं ना जाओ, लेकिन मुझे ये सब कुछ इधर बहुत अच्छा लगा। वो प्रोटेस्ट कहीं हो भी रहे हैं, मैं अभी भी देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी मुझे एक ओपनली जो एक प्रोटेस्ट होता है एहतजाज सड़कें बंद होना वो नहीं नज़र आया, एटलीस्ट किसी भी बड़े शहर के अंदर। दूसरा जो पॉइंट है वो है यहाँ के लोग और यहाँ की स्पेशली पुलिस, जिन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा।
बहुत ही फ्रेंडली नेशन है। जैसे कोई टूरिस्ट पाकिस्तान में आता है, हम अपने टूरिस्ट के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटैलिटी शो करने के लिए। तो वही चीज़ जो है वो मुझे यहाँ पे भी देखने को मिली। उसके बाद यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो लगी यहाँ की रोड्स और यहाँ की सफाई, जो हम सबसे ज़्यादा मिस करते हैं अपने पाकिस्तान में। रोड्स नो डाउट हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छी हैं, लेकिन सफाई हमें नहीं मिलती, जो कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। और स्पेशली आपको वाकई लगता है कि यार आप किसी अच्छे वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन कंट्री के अंदर आ गए। सिर्फ एक चीज़ की कमी फील होती है कि यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं वो इतनी पुराने ज़माने की हैं कि वो सारी वो खूबसूरती इलाके की, सफाई, रोड्स की, उन गाड़ियों की वजह से एकदम मदम जो है ना हो जाती है। अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ शहरों में नई नई गाड़ियाँ, नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, लेकिन इनकी जितनी भी यहाँ की ईरान मेड गाड़ियाँ हैं वो सारी पुराने डिज़ाइन की हैं। इवन जो भी इस साल भी रिलीज़ हो रही है उसकी भी शेप वही है जो 1970 या 1980 में टोयोटा करोला वगैरह की हुआ करती थी। इसके बाद है ईरान की करेंसी के बारे में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इशू ईरान की करेंसी का है कि यार इतने ज़्यादा डिवैल्यू हो चुकी है कि आपको 5-5, 6-6 लाख रुपए के मिलियन के आपको नोट मिलते हैं और उसको संभालना इतना ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए क्रेडिट कार्ड के बगैर यहाँ पे ट्रैवल करना का गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मुझे तो जब मैं पाकिस्तान से क्रॉस किया, मुझे कुछ लोग पाकिस्तानी दोस्त ही बलोचिस्तान में मिल गए। उस्मान भाई, स्पेशली थैंक्स टू उस्मान भाई और शफीक भाई जिन्होंने हमारी हेल्प की, हमें कार्ड दिया। और सिम भी जब मैं इधर पहुंचा तो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर सिम पाकिस्तानी नहीं, टूरिस्ट को सिम इशू नहीं हो रही थी चाबहार के पास। लेकिन जैसे हम तेहरान में पहुंचे तो यहाँ पे आपको एक ट्रैवल क्रेडिट कार्ड भी मिल रहा है और ट्रैवल सिम भी मिल रही थी। लेकिन हम जब वहाँ से आए तो वहाँ से नहीं मिल रही थी। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि ईरान में ये चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फ़ूड के बारे में, फ़ूड यहाँ का हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया। स्पेशली क्वांटिटी तो ज़्यादा देते ही हैं, लेकिन जो टेस्ट देते हैं ना, कमाल है। हमने पाकिस्तान और इंडिया वालों ने इतने मसाले गुजार दिए हैं अपने खानों के अंदर के हमारे खाने का टेस्ट तो चला गया साइड पे। हम सिर्फ मसाले इंजॉय कर रहे होते हैं और बस कोक और पानी उसके ऊपर पी रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे आकर ट्रू मायनों में अगर किसी भी एक एक आइटम का एक एक टेस्ट जो आया यहाँ पे खाने का, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इसके अलावा इसके अलावा थोड़ा सा ये है कि कैमरा यूज़ करते हुए आपको थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है। लोग डायरेक्ट मना नहीं करते, लेकिन मैं देखता हूँ कि लोग थोड़ा सा अनईज़ी फील करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है वो स्कार्फ की ज़रा पाबंदी है और सब लड़कियाँ जितनी भी फीमेल उन्होंने अपने आप को कवर किया होता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा आपको लगता है कि नहीं निकालना चाहिए। दैट्स वाई मैंने DSLR बिल्कुल बहुत कम यूज़ किया यहाँ पर से। ज़्यादातर मैं अपना मोबाइल यूज़ करता रहूँ और छोटा अपना GoPro यूज़ करता रहूँ ताकि लोग भी ईजी रहें। इसके अलावा यहाँ की अगर मैं देखूँ जो ओवरऑल अगर एक्सपेंसेस अगर आप देखें तो ईरान इज़ वेरी चीप। बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन मुझे बहुत सस्ता लगा है। एक तो पेट्रोल इधर बहुत ज़्यादा सस्ता है, यानी पानी से सस्ता पेट्रोल है। अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करूँ तो सिर्फ पाकिस्तानी 20 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल यहाँ पे मिल जाता है, जबकि पाकिस्तानी 60 रुपये का ही यहाँ पे 1 लीटर पानी मिलता है। तो ये है मेरा ओवरऑल ईरान की सीरीज़ की समरी। 2 हफ्ते का अगर मैं देखूँ, मैं और मेरे कज़न अब्दुर्रहमान हम दोनों इकट्ठे रहे, हम दोनों का टोटल ख़र्चा जो आया है एंड टू एंड वो आया ऑलमोस्ट कोई $300 के करीब पर पर्सन। क्या कहता है यार, $300 के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप 15 दिन आपका खाना पीना, रहना, घूमना फिरना, टैक्सियों में, बसों में, ये सारा हमारा इसके अंडर हो गया। तो दैट्स ऑल। मुझे ईरान बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच टू ईरानी पीपल, ईरानी अथॉरिटीज़, ईरानी गवर्नमेंट और जो भी फैसिलिटीज़ आपने यहाँ पे सबके लिए क्रिएट की हुई। स्पेशली एक टूरिस्ट को जितना फ्रेंडली माहौल और जो हॉस्पिटैलिटी आपके कंट्री से मुझे मिली, थैंक यू सो मच। यहाँ पे मेरी ईरान की सीरीज़ होती है ख़त्म। अगली सीरीज़ हमारी स्टार्ट होने वाली है कल से, जो कि मेरा यहाँ से मैं निकलूँगा और मेरा सफ़र स्टार्ट होगा टर्की का। सुबह मैं ईरान से निकल के टर्की का बॉर्डर क्रॉस करूँगा और फिर सीरीज़ हमारी स्टार्ट होगी टर्की की। सी यू इन नेक्स्ट सीरीज़। कीप फॉलोइंग बीइंग अ ट्रैवलर।